में उन्होंने पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ पर अपनी एकमात्र पुस्तक द चमचा एज प्रकाशित की, जो चमचा युग के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने पुस्तक को ज्योतिराव फूले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पेरियर और दलित मुक्ति के लिए काम करने वाले कई अन्य विद्रोही लोगों को समर्पित किया। पूना पैक्ट में अम्बेडकर, जिन्होंने अंग्रेजों से अलग निर्वाचिका हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, उन्हें महात्मा गांधी के आमरण अनशन के कारण इन संभावना को छोड़ना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर को डर था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नवजात दलित आंदोलन के संभावित परिणाम क्या होंगे। कांशीराम का मानना था कि अलग निर्वाचिका ने दलितों को स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किया होगा, इसने उच्च जातियों की शक्ति को कमजोर कर दिया होगा, जिनकी आबादी अपेक्षाकृत कम थी। कांशीराम ने तर्क दिया कि गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया और दलितों की हार का संकेत दिया। इसने सीधे तौर पर चमचा कठपुतली युग को जन्म दिया, जहां दलित नेताओं के उस जाति का कठपुतली बना दिया गया। दलित साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस जो अभी अभी निकला है। सबसे पहले तो साहब कांशीराम जी को मेरा नमन, और मैं उनके बारे में कुछ ऐसे ऐतिहासिक, उनकी जीवनी और अपना एक ऐतिहासिक अनुभव आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। मैं 1984 के अंदर साहब कांशीराम जी को ज्वाइन किया, और आपको हैरानी होगी कि मैं उस टाइम मात्र 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी एज रही होगी 16 साल के करीब। स्कूलों में पढ़ाई के बाद कांशीराम ने 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से बीएससी की डिग्री हासिल की। कांशीराम पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के कार्यालयों में शामिल हो गए। यह वह समय था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। 1964 में वे एक कार्यकर्ता बन गए। उनके प्रशंसक बताते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक जाति का विनाश पढ़ने और एक दलित कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव को देखने के बाद वे इस काम के लिए प्रेरित हुए, जो अम्बेडकर के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए छुट्टी मनाना चाहता था। कांशीराम बी.आर. अम्बेडकर उनके दर्शन से बहुत प्रेरित थे। कांशीराम ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई का समर्थन किया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इसके सहयोग से उनका मोहभंग हो गया। 1971 में उन्होंने अखिल भारतीय एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, और 1978 में वामसेप बन गया, एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। वामसेप न तो राजनीतिक था, न ही धार्मिक, न ही इसका कोई उद्देश्य था कि इसे अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करना चाहिए। सूर्यकांत वाग्मोर कहते हैं कि इसने दलितों के बीच उस वर्ग को आकर्षित किया जो तुलनात्मक रूप से समृद्ध था, जो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों और छोटे शहरों में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता था, आंशिक रूप से अपनी अछूत पहचान से अलग था। बाद में 1981 में कांशीराम ने दलित शोषित संघर्ष समिति DS4 या DS4 के नाम से एक और सामाजिक संगठन बनाया। उन्होंने दलित वोट को मजबूत करने का प्रयास किया, और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की
जांजगीर चांपा सीट से लड़ा। बैसपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरुआत में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच की खाई को पाटने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाट दिया। 1982 में उन्होंने पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ पर अपनी एकमात्र पुस्तक द चमचा एज प्रकाशित की, जो चमचा युग के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने पुस्तक को ज्योतिराव फूले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पेरियर और दलित मुक्ति के लिए काम करने वाले कई अन्य विद्रोही लोगों को समर्पित किया। पूना पैक्ट में अम्बेडकर, जिन्होंने अंग्रेजों से अलग निर्वाचिका हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, उन्हें महात्मा गांधी के आमरण अनशन के कारण इन संभावना को छोड़ना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर को डर था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नवजात दलित आंदोलन के संभावित परिणाम क्या होंगे। कांशीराम का मानना था कि अलग निर्वाचिका ने दलितों को स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किया होगा, इसने उच्च जातियों की शक्ति को कमजोर कर दिया होगा, जिनकी आबादी अपेक्षाकृत कम थी। कांशीराम ने तर्क दिया कि गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया और दलितों की हार का संकेत दिया। इसने सीधे तौर पर चमचा कठपुतली युग को जन्म दिया, जहां दलित नेताओं के उच्च जाति का कठपुतली बना दिया गया। दलित मतदाताओं को उनके पास अपने प्रतिनिधियों को उनके लिए आरक्षित सीटों पर निर्वाचित करने में बहुत कम अधिकार थे। कांशीराम ने इस शब्द का इस्तेमाल जगजीवन राम और रामविलास पासवान जैसे दलित नेताओं के लिए किया, जो चमचा युग की पैदाश उनको कहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके समझौते करने के बजाय अपनी स्वयं की उद्देश्यों के लिए राजनीतिक रूप से काम करना होगा। इस प्रकार चमचा युग में दलितों के एक वर्ग की अवसरवादी लामबंदी, जिसे कांशीराम कहते हैं, अभिजात वर्ग का अलगाव पैदा करती है। दलित अभिजात वर्ग उत्पीड़ित और शोषित समाज को भुगतान करके इस अलगाव को दूर कर सकता है। बीएसपी बनाने के बाद साहब कांशीराम ने कहा कि पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेगी, दूसरा चुनाव लोगों को नजरों में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने इलाहाबाद में भावी प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन करीब 70,000 वोटों से हार गए। उन्होंने 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एचकेएल भगत और अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे। फिर उन्होंने होशियारपुर से 11वीं लोकसभा 1998 का प्रतिनिधित्व किया। कांशीराम उत्तर प्रदेश के इटावा से भी लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पिछड़ी और दलित जातियों के बीच एकता बनाकर, और उनका नारा देखिए, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जो जय श्री राम हावी है, किस तरह से उन्होंने हवा में उड़ा दिया, का लोकप्रिय नारा देकर सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखने के लिए मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने हाथ मिलाया। चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यूपी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी। हालांकि कुछ मतभेदों और मायावती की महत्वाकांक्षा के कारण जून 1995 में गठबंधन टूट गया। आज समझ सकते हैं कि मायावती की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी। मायावती भाजपा के समर्थन में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में राम ने भाजपा को भारत का सबसे भ्रष्ट महाराष्ट्र पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल को समान रूप से भ्रष्ट बताया। 2001 में उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ताकत को इस्तेमाल करके अपने बहुजन समाज पे होने वाले अत्याचारों पर बखूबी काम कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन के बाद हर अवसर कोई इस तरह की घटनाएं जब मेरे पास आती हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं और आपके हमारे चैनल पे मेरे नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई ऐसी घटना नज़र आए तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें और हम उसमें संवैधानिक तरीके से, संविधान की धाराओं के तहत कार्रवाई कराने में बिल्कुल कामयाब होते रहे हैं और होते रहेंगे और होते हैं। इसी के साथ और साथियों, अगर हो सके तो आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी ज़रूर करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा इस पर होता है। और आप सोच लीजिए कि मैं अकेले ये काम करता हूँ, ना मेरे पास कोई एडिटर है, ना मेरे पास कोई कैमरामैन है, ना मेरे पास कोई यहाँ ऑफिस बॉय है। एडिटिंग से लेकर के, कैमरा चलाने से लेकर के, लिखने से, पोस्टर बनाने से, एडिटिंग करने से, सब काम मैं अकेले करता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।